हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारी मिशन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही हैं इंडियन पॉलिटी की, आज का यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा वो आपके लिए सर्वोच्च न्यायालय, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके लिए ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं और जो बार बार परीक्षाओं रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो उन 40+ क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर किया गया है आपके लिए, जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में देखे जाते हैं। फिलहाल RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 23 और 26 तारीख का, उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आपकी कम समय में तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपको यहाँ पर अपना जो तैयारी है उसको भी यहाँ पर आप रख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये बताना है। यहाँ पर राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, प्रधानमंत्री करता है या मंत्रिपरिषद करती है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य देना है आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निःशुल्क क्लास है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी यहाँ पर ओनली ऑन यूट्यूब चैनल VS पॉलिटी जी के ट्रिक पर। हम किसी ऐप पर आपके लिए क्लासेज उपलब्ध नहीं कराएंगे। सारी क्लासेज आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। प्ले लिस्ट भी बनी हुई है इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पॉलिटी की थ्योरी वाली क्लासेज हैं वो भी यहाँ पर हमारी बनी हुई है प्ले लिस्ट में, जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए आंसर राइट रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं रहे तब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जल्दी से कमेंट में आंसर देना है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? तो वो भी राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पर भी ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? यानी पहले तो बात आई थी राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, और परामर्श किससे करता है? भारत के न्यायवादी से, भारत के विधि मंत्री से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो किससे करेगा राष्ट्रपति? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय किससे परामर्श करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ही करेगा, जब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तथार्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, वो किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो वो रहेगा आपका फ्रांस, ऑप्शन डी। जिस किसी ने भी आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तब उनके काम कौन करेगा? यानी जब राष्ट्रपति भी पद पर नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तब उनके और राष्ट्रपति के जो पद है उसके जो कार्य हैं उसको कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री।
तो कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस बी के मुखर्जी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस मेहर चंद महाजन, जस्टिस पी एन भगवती। तो जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया भी है, तो कौन है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की जो अधिकार होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, उनमें 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। कितने प्रकार की? 5। तो उनमें परमादेश किसे जारी किया जाता है ये बताना है। परमादेश रिटों के अंतर्गत ही आता है। कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो ये कैसे किया जाएगा? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, तो कोई सरकारी अधिकारी है तो जो काम नहीं करता है तो उसको सरकारी आदेश निभाने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? यानी कोई प्राधिकार है उसको रद्द करने के लिए लिया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा रिट। तो यहाँ पर ये बताना है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इस संविधान के मौलिक लक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद, मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघवाद, बामन बनाम भारतीय संघवाद। सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास में होता है? यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है भारत में? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्री यानी विधि मंत्रालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शक्ति है, वो न्यायाधीशों की संख्या है, उसको बढ़ाने का अधिकार किसके पास में होता है? भारतीय संसद के पास में होता है। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है? तो वो 34 है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, मुख्य न्यायाधीश सहित। अब इस संख्या को और भी बढ़ाया जा सकेगा। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जिस पर अभी तक कोई महिला नहीं रही? मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। यानी अभी तक वह संवैधानिक पद जिस पर कोई महिला नहीं रही, तो वो कौन सा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई भी महिला नहीं रही है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। न्यायाधीश तो बन चुकी हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 68 वर्ष, 70 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो वो रहेगी यहाँ पर 65 वर्ष। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं, उनका वेतन कहाँ से दिया? संचित निधि से, लोक लेखा से, सहायक अनुदान से, आकस्मिकता निधि से। तो वो कहाँ से दिया जाएगा? संचित, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन ए आंसर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 2, भाग 3। तो संघ संबंधी जो कार्य संघीय सरकार का जो उल्लेख है वो भाग 5 में किया गया है। तो भाग संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में ही मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का मध्यवर्ती। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? तो होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है, यानी मुख्य व्याख्या कौन कर सकता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, न्यायवादी। यानी कोई कानूनी मामले तो किससे परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति किसके पास में होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? लोकसभा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास में होती है? उच्चतम न्यायालय के पास में होती है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन का पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ क्या है? संविधान का आवधिक पुनरीक्षण, स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर? अपने जो कानून दिए गए उनकी संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश, यानी उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? फातिमा बीवी।
इंदिरा जयसिंह, सुनंदा भंडारे, लीला सेठ। तो भारत की सबसे पहली सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी, ऑप्शन ए आंसर राइट रहेगा। लेकिन अभी मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास में होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के, लोकसभा अध्यक्ष के, या राष्ट्रपति के? संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं? ऐसे कौन से मामले उच्च न्यायालय के अधीन में ही उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? केंद्र राज्यों के बीच वाद, राज्य के परस्पर वाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मूल अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो वो करेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन अभिलेख न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 129, आर्टिकल 129 में इसका उल्लेख मिलता है, अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसकी पदच्युति का आदेश कौन जारी करेगा? तो वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा, ये न्यायाधीशों की पदच्युति संबंधित महाभियोग से संबंधित है, और वो पारित हो जाता है उसको राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव आ जाता है तो भी वो हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? 11 मई 1993 को लोकसभा में किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? बीपी जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति रामास्वामी, न्यायमूर्ति एस.पी. भरूचा, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका बी रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था मई 1993 में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया जो असफल रहा था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकती है? तो भारत की संसद कर सकती है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पर सही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। वह एक परंपरागत विधिवेत्ता हो, और उपयुक्त में से कोई भी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं, तो ये सभी की सभी योग्यताएं रहेंगी यहाँ पर। ऑप्शन डी आंसर राइट रहेगा। परंपरागत विधिवेत्ता हो, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ है फिर से। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री। तो जितनी भी सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो अधिकांशतः भारत की, तो वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। भाई वी चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया, के एन बांचू, एस एस सिकरी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो वो थे यहाँ पर हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन बी का आंसर सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? सर्वोच्च न्यायालय के अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? के एन बांचू, एस एस सीकरी, वाई वी चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया। तो अब तक सर्वोच्च न्यायालय में सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले कौन है? वाई वी चंद्रचूड़। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? अब तो पहले पूछा था सबसे अधिक और अब पूछा सबसे कम। एम एच बेग, पी वी गजेंद्र गढ़कर, के सुब्बा राव, कमल नारायण सिंह। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे तो वो कौन थे? कमल नारायण सिंह। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? एच एम हिदायतुल्ला, जे सी शाह, एस एस सीकरी, के एन बांचू। ये पहले भी हमने बता दिया है, भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था वो कौन थे? एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए आंसर सही रहेगा। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत भ्रष्टता के सिद्धांत को पहली बार त्याग दिया गया? यानी पहली बार प्रथागत जो भ्रष्टता का सिद्धांत है, भ्रष्ट जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। तो इसको 1973 में इस प्रथा को त्याग दिया गया था। एस एस सीकरी, ए एन रे, एच एम बेग, पी एन भगवती। वर्ष 1973 सर्वोच्च न्यायालय किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत भ्रष्टता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? तो वो त्यागा गया था ए एन रे की नियुक्ति के समय। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत था वो किस बात में? मेनका गांधी, गोलकनाथ, के गोपालन, केशवानंद भारती। मूल ढांचे की बात किस बात में की गई थी? तो वो की गई थी केशवानंद भारती बात। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति तो प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? केशवानंद भारती बात, गोलकनाथ बात, गोपालन बात, मिनर्वा मिल्स बात। अभी अभी पढ़ा है हमने क्वेश्चन पहले भी इसे। मूल ढांचे की जो बात की गई थी वो किसमें की गई थी? मूल ढांचे में संशोधन केशवानंद भारती बाद में की गई। ऑप्शन ए आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने की शक्ति भारतीय संसद के पास में होती है। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों। न्यायिक कामकाज के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती है? तो वो लाई जाती है आपकी अंग्रेजी। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? निर्वाचन आयोग, केंद्रीय मंत्रालय यानी मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय। किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय? तो वो करेगा अपने अधीनस्थ न्यायालयों का। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को अपनाया गया है। ऑप्शन ए आंसर सही रहेगा। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक, व्यावहारिक। भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो वो एकीकृत है। ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति। तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? M हिदायतुल्ला, AM अहमदी, AS आनंद, PN भगवती। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? कौन थे वो? PN भगवती। PIL की बात आए तो PN भगवती कर देना आंसर। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? निषेधाज्ञा, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर कौन सा लेख जारी नहीं कर सकता? निषेधाज्ञा। ऑप्शन ए आंसर सही रहेगा। 5 प्रकार के रेट, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ये सभी सर्वोच्च न्यायालय की रेट है। 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष सभी को। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। BS पॉलिटी GK यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आपके लिए सारी की सारी तैयारी GK की निःशुल्क कराई जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा उपयुक्त दोनों, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।